गुरुकुल साइंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया था। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है अपने पास विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्ष पर स्थित बिंदु पर या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करें, एक द्विध्रुव लें। तो ये अपने पास एक द्विध्रुव हो गया, इसका ये ए बिंदु हो गया और ये कौन सा बिंदु हो गया, बी बिंदु हो गया। द्विध्रुव के ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और द्विध्रुव के बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। अब निरक्ष की यदि बात करें तो मध्य बिंदु ओ से जो लंबवत रेखा होगी वो द्विध्रुव की क्या कहलाएगी, निरक्ष कहलाएगी। यहाँ पर ए से गुजरने वाली रेखा भी निरक्ष होगी और बी से गुजरने वाली भी क्या होगी, रेखा भी निरक्ष होगी। लेकिन यहाँ पर ओ से गुजरने वाली रेखा का ही प्रयोग करेंगे निरक्ष के रूप में। उसका कारण क्या है कि इस मध्य बिंदु पर दोनों में से किसी भी क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि यहाँ पर निरक्ष बना दी तो उसका मतलब होगा वहाँ माइनस क्यू का प्रभाव ज़्यादा होगा, और यदि यहाँ पर निरक्ष बना दी तो उसका मतलब होगा वहाँ पर प्लस क्यू आवेश का प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये अपने पास एक निरक्ष हो गई जो बिंदु ओ से गुजर रही है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर इसके निरक्ष पर एक बिंदु कौन सा ले लिया अपन ने, पी ले लिया। बिंदु जो पी है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करें कि जो बिंदु पी अपन ने लिया है उस बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्या रख दिया, क्यू नोट रख दिया। क्यू नोट आवेश पर द्विध्रुव का जो प्लस क्यू आवेश होगा वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा और प्रतिकर्षण के कारण तीव्रता कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर E1 वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि इससे एक दिशा भी है और निश्चित दिशा नहीं है। इसके बाद माइनस क्यू आवेश इस क्यू नोट पर क्या करेगा, एक आकर्षण प्रकार का बल लगाएगा और इस तरफ तीव्रता कौन सी हो जाएगी अपने पास, E2 वेक्टर। ये जो तीव्रता है ये तो है द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण, और ये जो तीव्रता है ये द्विध्रुव के कौन से आवेश के कारण है, माइनस क्यू आवेश के कारण है। यहाँ से देखें AO, ये दूरी क्या होगी, D/2 होगी। यहाँ से देखें BO, तो ये दूरी भी क्या होगी, D/2 होगी। अब सबसे पहले क्या करना अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। दिशा यहाँ पर कोई निश्चित दिशा नहीं है, इस वजह से वेक्टर फॉर्म में इसको नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दोनों तीव्रताएं हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण, उन तीव्रताओं के क्या निकालें अपन, मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करने के लिए प्लस क्यू आवेश के कारण P पर क्या निकाली अपन ने, तीव्रता ज्ञात की। ये आ गया, तीव्रता का परिमाण E1 होगा। यहाँ क्या होगा, KQ अपॉन में क्या हो जाएगा, BP का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब BP यदि अपने को ज्ञात करना है तो BP ज्ञात करने के लिए ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी यहाँ से AP और BP का मान यदि अपने को निकालना है तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या है अपने पास, AOP है, तथा समकोण त्रिभुज कौन सा है अपने पास, BOP है। इन दोनों समकोण त्रिभुजों से AP और BP के मान अपन ज्ञात कर लें। तो यहाँ पर कौन सी प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो ये हो गया अपने पास पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय की यदि अपन बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पर AP जो होगा वो अंडर रूट क्या हो जाएगा, R² प्लस D² बाई क्या हो जाएगा, 4। इसी प्रकार जो BP होगा वो BP भी क्या हो जाएगा, रूट में R² प्लस D² बाई क्या हो जाएगा, 4। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर BP और AP दोनों लंब हैं, दोनों कर्ण हैं। ये वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, और ये वाली भुजा क्या है, यहाँ पर आधार है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन ने AP और BP का मान निकाल लिया। BP का स्क्वायर है तो BP का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, E1 बराबर KQ अपॉन में R² प्लस D² बाई 4।
इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 1 कह दिया। यह है द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेशीकरण, उसके निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया अपने पास, परिमाण हो गया। इसके बाद यहाँ पर द्विध्रुव का कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता का परिमाण देखें, तो ये परिमाण क्या हो जाएगा अपने पास, E2 हो जाएगा। यहाँ पर केवल परिमाण निकाल रहे हैं तो K और माइनस की जगह यहाँ पर प्लस का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह यहाँ केवल दिशा को दर्शाएगा, जबकि तीव्रता का केवल अपन परिमाण निकाल रहे हैं। और यहाँ हो जाएगा अपने पास AP का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो यहाँ से E2 बराबर क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ जो दोनों समीकरण निकाले अपन ने, यानी द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण चाहे द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण, दोनों आवेशों के कारण जो तीव्रता है वो परिमाण में कैसी हैं, समान हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2 और KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया अपन ने, 3 कह दिया। इसके बाद दोनों तीव्रताओं के परिमाण निकल गए। यहां अपन देख रहे हैं कि AP और BP ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो यहां लिखें चूंकि AP बराबर क्या है, BP है। जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इन भुजाओं के आमने सामने के जो कोण होंगे वो कोण भी कैसे होंगे, यहाँ पर समान होंगे। इनको अपन ने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो दोनों भुजाएं समान हैं तो इनके सामने के जो कोण हैं, कोण कौन सा हो गया, PAO एंगल PAO एंगल PBO, ये दोनों क्या हो गए, थीटा। दोनों कोण भी कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब इसके बाद जो बिंदु P है, उस बिंदु P पर AB के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। तो यहां पर P पर AB के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो चित्र में इस रेखा को खींच लें अपन। ये AB के समांतर रेखा हो गई। इस रेखा का नाम दे दिया अपन ने X और ये नाम दे दिया Y। ठीक है। अब यहां पर XY जो रेखा है इसको खींचा है, इसको नाम क्या दिया अपन ने, XY नाम दिया है। इसके बाद यहां पर XY जो है वो AB के समांतर है। XY समांतर किसके है, AB के। तो इस कंडीशन में ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दोनों कोण कैसे होंगे, एकांतर होंगे, यानी XPA। तो यहां पर एंगल XPA बराबर PAO, एंगल PAO और ये क्या हो जाएगा, थीटा। रीजन क्या होगा कि दोनों कोण कैसे होंगे, ये एकांतर कोण होंगे। इसके बाद ये समांतर है, ये समांतर है, ठीक है। और ये वाली भुजा तेर्क भुजा है, यानी XY AB के समांतर है और AP तेर्क है। यहाँ एक चीज और लिख दें अपन, AP तेर्क है। इसके बाद XY समांतर किसके है, AB के है और BP तेर्क है। और BP तेर्क है तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि एंगल जो होगा ये वाला, इस बिंदु को नाम दे दिया अपन ने T, TPX, ये वाला कोण थीटा हो जाएगा और ये होगा PBOK। तो यहां पर एंगल क्या हो जाएगा, TPX बराबर एंगल PBO और ये बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। और रीजन क्या होगा कि दोनों कोण कैसे कोण होंगे, यहां पर संगत कोण होंगे। इसके बाद ये दोनों कोण थीटा हैं, यानी E2 तीव्रता इस PX के साथ थीटा कोण बना रही है और E1 तीव्रता भी PX के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तो यहां से लिख सकते हैं कि E1 वेक्टर व E2 वेक्टर दोनों PX के साथ थीटा कोण बनाते हैं। थीटा कोण बनाते हैं तो इन तीव्रताओं के यदि घटक लें तो घटक की यदि बात करें तो E1 cos थीटा PX की दिशा में होगा, E2 cos थीटा भी PX की दिशा में होगा। इनके घटक
E1 cos थीटा व E2 cos थीटा Px की दिशा में होंगे। यानी यहां से इस तीव्रता का यदि अपन ने इस तरफ घटक लिया है तो ये घटक इस तरफ आएगा और ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और इस तीव्रता का यदि इस तरफ घटक लिया है तो ये घटक इस तरफ आएगा और ये हो जाएगा अपने पास E2 cos थीटा। इसके बाद E1 sin थीटा की यदि बात करें तो इस तीव्रता का जो इस तरफ का घटक होगा वो ऊपर की तरफ होगा और इसको नाम क्या देंगे अपन E1 sin थीटा, और इस तीव्रता का इस तरफ का जो घटक होगा वो इस तरफ होगा और इसको नाम क्या देंगे अपन E2 sin थीटा। यानी यहां से कह सकते हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। E1 sin थीटा व E2 sin थीटा विपरीत व बराबर होने से निरस्त हो जाएंगे। यानी ये दोनों घटक परस्पर निरस्त हो जाएंगे। इस केस में बिंदु P पर परिणामी तीव्रताओं के E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण P से X की दिशा में होंगी। अतः P पर परिणामी तीव्रता यदि निकालें तो परिणामी तीव्रता का मान E बराबर क्या आएगा, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, और इसकी दिशा जो होगी वो होगी P से X की ओर। ये इसकी क्या कहलाएगी, दिशा कहलाएगी। अब यहां पर देखें तो चूंकि E1 बराबर क्या है, E2 है, और ये है KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 है। दोनों मान रख दिए तो E बराबर क्या आ जाएगा, 2E1 और क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। अब यहां से 2E1 cos थीटा जो आया तो इसमें अपन E1 का मान रख दें तो यहां से E बराबर 2, E1 का मान क्या है, KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4, और cos थीटा की यदि बात करें तो ट्रायंगल लिया अपन ने, जैसे BOP लिया है तो इस ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा, कर्ण के साथ 90 के सामने कर्ण होगा और बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। यानी यहां से cos थीटा की वैल्यू अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये ट्रायंगल ले लिया अपन ने, ये हो गया B, ये O और ये P, ये कोण थीटा हो गया, ये दूरी D/2, ये दूरी R और ये दूरी क्या हो गई, √R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस ट्रायंगल से यदि अपन ने cos थीटा निकाला तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होगा, कर्ण। आधार क्या है, D/2, और कर्ण क्या है, रूट में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4। तो यहां से मान निकाला तो E बराबर 2KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4, और ये आ जाएगा D/2 रूट में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4। 2 से 2 कैंसिल, तो यहां रह जाएगा अपने पास E बराबर KQD, और ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 की घात कितना हो जाएगा, 3/2। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर एक घात तो ये है और आधी घात ये है, तो एक और आधी घात का जो कुल योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1.5, और 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दो कंडीशन लगा दें, QD जो होगा वो द्विध्रुव आघूर्ण P के तुल्य होगा, और यहां से R इज ग्रेटर देन D है तो R स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, D स्क्वायर बाई 4। तो इस केस में D स्क्वायर बाई 4 को क्या कर दिया, नगण्य मान लिया। क्या मान लिया, इसमें नगण्य मान लिया। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E बराबर KP अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो KP अपॉन क्या आ जाएगा, R3। ये आ गई निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से इसकी दिशा यदि दिखानी है कि दिशा किस तरफ होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये अपने पास द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव का ये -q आवेश है और ये कौन सा है, +q आवेश है। तो इस केस में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो क्या होगी, A से B की तरफ होगी, लेकिन यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो रही है उसकी दिशा यहाँ से P से X की तरफ आ रही है।
यानी यहां ये कह सकते हैं कि जो P वेक्टर है वो इस तरफ होगा और जो E वेक्टर है वो क्या है, इस तरफ होगा। तो E वेक्टर सदैव P वेक्टर के कैसा रहेगा, विपरीत रहेगा। यानी इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहां से E वेक्टर और क्या हो जाएगा, निरक्ष, ये बराबर माइनस के P वेक्टर अपॉन क्या आएगा, आर क्यूब। ये निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया, व्यंजक ज्ञात कर लिया। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसका एक प्रोसेस होगा। सबसे पहले क्या किया अपन ने, एक विद्युत द्विध्रुव को लिया। विद्युत द्विध्रुव में ए बिंदु पर द्विध्रुव का कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, जबकि विद्युत द्विध्रुव का प्लस क्यू आवेश बी बिंदु पर क्या है, विद्यमान है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो गई, डी हो गई। आवेशों का जो मध्य बिंदु है वो मध्य बिंदु क्या है, यहां पर O है, और यदि O मध्य बिंदु है तो उस केस में यहां पर AO जो होगा वो कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, और BO भी क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। अब यहां पर विद्युत जो द्विध्रुव है उसकी निरक्ष लेनी है। तो निरक्ष लेने के लिए प्रोसेस क्या होगा कि विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या लिया, O लिया, मध्य बिंदु O से लंबवत एक रेखा खींच दी। ये रेखा विद्युत द्विध्रुव की क्या कहलाएगी, निरक्ष कहलाएगी। और ये जो विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष होगी, इस निरक्ष पर मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या लिया अपन ने, P लिया। ये विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित एक बिंदु होगा। इस बिंदु P पर क्या निकालना है अपने को, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी ज्ञात करना है और उसकी दिशा भी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए यहां क्या करना पड़ेगा कि जो द्विध्रुव का P बिंदु है उस P बिंदु पर अपन ने एक परीक्षण आवेश क्या रख दिया, Q0 रख दिया। परीक्षण आवेश जो Q0 है उस पर द्विध्रुव का प्लस Q आवेश एक प्रतिकर्षण प्रकार का बल लगाएगा और प्रतिकर्षण बल के अनुदिश यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त होगी, E1 वेक्टर प्राप्त होगी। इसी प्रकार से Q0 आवेश पर जो A बिंदु पर विद्यमान Q आवेश है वो आवेश यहां पर एक आकर्षण प्रकार का बल लगाएगा और ये जो आकर्षण प्रकार का बल लगेगा तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 वेक्टर हो जाएगी। यानी यहां जो E1 वेक्टर है वो द्विध्रुव के प्लस Q वेक्टर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाता है, और E2 वेक्टर जो है वो द्विध्रुव के माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करता है, दर्शाता है। अब सबसे पहले अपने को इन दो AP और BP का मान यदि ज्ञात करना है तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है AOP और दूसरा बन रहा है BOP। AOP और दूसरा कौन सा है अपने पास, BO, और कौन सा है, P है। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें जिसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर होगा, या ये कह सकते हैं कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से AP और BP के मान अपन ने निकाले और AP और BP के मान क्या आ जाएंगे, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, D स्क्वायर बाई 4। ये दोनों मान ज्ञात कर लिए। इसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, उसका मान ज्ञात करना है केवल। तो मान ज्ञात करने के लिए E1 बराबर क्या हो जाएगा, KQ अपॉन क्या हो जाएगा, BP स्क्वायर हो जाएगा। BP का मान रूट में है तो यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट यहाँ से हट जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, E1 बराबर क्या आ जाएगा, KQ अपॉन में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद द्विध्रुव का माइनस Q जो आवेश है उस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यदि व्यंजक ज्ञात करना है तो वहां से KQ अपॉन में क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर। यहाँ माइनस चिन्ह का प्रयोग क्यों नहीं किया है, क्योंकि तीव्रता का केवल अपन परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, दिशा का कोई मतलब यहाँ पर है नहीं, तो परिमाण ज्ञात करते समय इस पर माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद AP का जो मान है या AP का स्क्वायर किया तो अंडर रूट में क्या, अंडर रूट हट जाएगा और R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि E2 का जो मान आएगा वो KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 4 आएगा। इसके बाद समीकरण 1 और 2 से अपन देख रहे हैं कि दोनों तीव्रताएं हैं द्विध्रुव के, चाहे प्लस Q आवेश के कारण है चाहे द्विध्रुव के क्या है, माइनस Q आवेश के कारण है, ये दोनों तीव्रताएं परिमाण में समान हैं। तो यहां से लिख सकते हैं E1 बराबर E2 बराबर KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। इसके बाद चित्र की ज्यामिति पर यदि पहुंचते हैं तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि AP और BP दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। और यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो आमने सामने के कोण होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यानी एक एंगल बनेगा PAO और दूसरा बनेगा PBO, ये दोनों कोण कैसे होंगे, समान। इनको क्या मान लिया अपन ने, थीटा मान लिया। इसके बाद बिंदु P पर AB के समांतर एक रेखा क्या खींच दी, XY खींच दी, और ये XY जो रेखा होगी तो यहाँ पर XY जब AB के समांतर है और ये कह सकते हैं कि PA या AP कैसी है, त्यर्क रेखा है, ठीक है। तो उस केस में ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि दोनों कोण कैसे होंगे, एकांतर कोण होंगे। यानी यहां से लिख सकते हैं XPA इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA और क्या हो जाएगा, O। ये दोनों कोण एकांतर कोण होने की वजह से क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी कंडीशन देखें, XY समांतर AB के है
लेकिन इस केस में जो है बीपी रेखा कैसी रेखा है, तियर्क रेखा है, और बीपी रेखा है तियर्क रेखा है, तो यहां पर ये बिंदु नाम दे दिया टी, तो टी पी एक्स ये कोण थीटा है, और ये कोण थीटा है, तो यहां पर पी बी और ओ ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, यानी ये वाला कोण थीटा इस कोण थीटा के बराबर होगा। होने का कारण क्या है कि दोनों कोण कैसे होंगे, यहां पर संगत कोण के रूप में क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो अब यहां से अपन ने देखा कि E1 और E2 यानी E1 वेक्टर और E2 वेक्टर जो दोनों तीव्रताएं सदिश रूप में हैं, वो दोनों तीव्रताएं सदिश रूप में इस px रेखा के साथ समान कोण क्या बनाती है, थीटा बनाती है। इस कंडीशन में इनके घटक लें तो इनके क्षैतिज घटक E1 cos थीटा भी इस तरफ होगा और E2 cos थीटा भी क्या होगा, इस तरफ होगा। दोनों घटक एक ही दिशा में किधर होंगे, P से x की तरफ होंगे, जबकि इसका लंबवत घटक क्या होगा, E1 sin थीटा ऊपर की तरफ होगा और इसका लंबवत घटक E2 sin थीटा किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। ये दोनों घटक परस्पर क्या होंगे, विपरीत दिशाओं में होंगे। अब यहां पर E1 E2 दोनों का परिमाण समान है, थीटा कोण समान है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। इसके बाद अपने पास केवल कौन से घटक रह गए, क्षैतिज घटक रह गए। एक क्षैतिज घटक कौन सा है, E1 cos थीटा, दूसरा क्षैतिज घटक कौन सा है, E2 cos थीटा। तो बिंदु P पर यदि परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का जो मान आएगा वो मान क्या आ जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। इसके बाद अपन देख रहे हैं कि E1 और E2 दोनों तीव्रताएं परिमाण में समान है, साथ में इस तीव्रता की जो दिशा होगी वो P से x की तरफ यानी इस तरफ होगी, तो P से x की दिशा में क्या होगा, दिशा को व्यक्त करता है। E1 बराबर E2 बराबर KQ/r² प्लस d² बाई क्या होगा, 4 होगा। तो यहां से इस मान को रखा तो E बराबर क्या आ जाएगा, 2E1 cos थीटा, E बराबर 2E1 का मान क्या आ जाएगा, KQ/r² प्लस d² बाई 4 और cos थीटा। अब ट्रायंगल लिया अपन ने POB ले लें या POA ले लें, इस ट्रायंगल से कोण थीटा का मान निकाला तो ये POB है, OB बराबर क्या है, d/2 है, PO बराबर क्या है, r है, PV बराबर √r² प्लस d² अपन क्या होगा, 4 होगा। cos थीटा यदि निकालते हैं तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, आधार बटा कर्ण आ जाएगा, और आधार बटा कर्ण से आधार का मान कितना है, यहाँ पर d/2 है और कर्ण का मान कितना है, √r² प्लस d² अपन क्या होगा, 4 होगा। यहां से E का मान निकाला तो E बराबर क्या आ जाएगा, 2 की जगह 2 KQ/r² प्लस d² बाई 4 डॉट cos थीटा का मान आ जाएगा d/2 √r² प्लस d² बाई 4। 2 से 2 कट जाएगा, E बराबर क्या आ जाएगा, KQD और अपॉन में r² प्लस d² बाई 4 की घात कितना आ जाएगा, 3/2। अब यहां से देखें QD को अपन क्या लिख सकते हैं, P, और P क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। इसके बाद R का मान D की तुलना में बहुत अधिक है, तो r² का मान d² बाई 4 से और भी अधिक हो जाएगा, और उस केस में अपन d² बाई 4 को नगण्य मानकर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहां से E बराबर क्या आ जाएगा, KP/r² घात 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो KP अपॉन क्या आ जाएगा, r3। तो यहां पर निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका परिमाण अपन ने निकाला, तो वो परिमाण यहां पर कितना आया, E बराबर KQ अपॉन क्या आ गया अपने पास, r³ आ गया। अब यहां दिशा यदि देखें तो इसकी दिशा ज्ञात करने का तरीका क्या होगा कि यहां पर इसकी दिशा इस तरफ है, P से x की तरफ, जबकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो -Q से किधर होगी, +Q की तरफ होगी, यानी A से B की तरफ होगी। तो ये कह सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण तो इस दिशा में है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहां से जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो वेक्टर फॉर्म में लिखते समय यहां पर क्या लिख दिया, E वेक्टर निरक्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा, -KP वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, r3। तो इस तरह से विद्युत द्विध्रुव के कारण अपन ने निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक ज्ञात किया है। और यहां से अपन एक चीज देख रहे हैं कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है KP/r3 और अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है 2KP/r3 जो अपन ने कल ज्ञात किया था। तो यहां पर E निरक्ष की जो वैल्यू है वो E निरक्ष की वैल्यू तो क्या है, KP अपॉन क्या है, r3 है, और E अक्ष की वैल्यू अपन ने कल निकाली थी वो कितनी थी, 2KP अपॉन क्या है, r3 है। तो यदि इन दोनों में संबंध देखें तो यहां पर यदि निरक्ष की जो तीव्रता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वहां पर अक्ष की तीव्रता क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। यानी इन दोनों में जो संबंध होगा वो E अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, E निरक्ष। तो अक्ष पर तीव्रता और निरक्ष पर तीव्रता के जो मान है उन मानों में एक संबंध होगा और वो संबंध क्या हो जाएगा, E अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, E निरक्ष। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की अक्ष पर तीव्रता ज्ञात की द्विध्रुव के कारण और विद्युत क्षेत्र के ही निरक्ष पर तीव्रता ज्ञात की द्विध्रुव के कारण। दोनों तीव्रताएं
यहाँ पर जो अक्ष की तीव्रता है उसका मान था 2 kp/r³ और निरक्ष की तीव्रता का मान क्या था kp/r³। तो इन दोनों तीव्रताओं को अपन ने ज्ञात किया है, तो इनमें जो संबंध होगा वो संबंध क्या हो जाएगा, ई अक्ष बराबर क्या हो जाएगा 2e निरक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। इसको अपनी कॉपी में नोट करना और आगे यदि कोई समस्या हो तो पूछने का कष्ट करना। धन्यवाद।